गाइस, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ नंबर कोडिंग डी कोडिंग। अब जैसे कि हमने बात पहले भी की हुई है वीडियोस में कि कोडिंग डी कोडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फ्रॉम द रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो इन रियल लाइफ। कोडिंग डी कोडिंग आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में है। आपकी कोडिंग डी कोडिंग कोरिस्पॉन्ड करती है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन पे, और जितने भी आप डिजिटली मैसेजेस ट्रांसफ़र करते हैं या कोई भी फाइल्स ट्रांसफ़र करते हैं वो कोडिंग डी कोडिंग का ही यूज़ करके फाइल्स ट्रांसफ़र होती हैं इन द फॉर्म ऑफ एनक्रिप्टेड टेक्स्ट या एनक्रिप्टेड इमेज या जैसे भी। तो आज हम बात करते हैं नंबर कोडिंग डी कोडिंग इन बैकवर्ड सीक्वेंस। जब हम बात करेंगे बैकवर्ड सीक्वेंस की, इसका मतलब ये होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं नंबर कोडिंग डी कोडिंग की तो यहाँ पर नंबर और अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कोरस्पॉन्ड करते हैं एक दूसरे को। हमें पता है कि इंग्लिश सीरीज़ में देयर आर 26 लेटर्स एंड दोज 26 लेटर्स आर फ्रॉम ए टू जेड, और हर लेटर के कोरिस्पॉन्डिंग उनकी एक प्लेस वैल्यू होती है जो हमें पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके लिए अगर आपने एजोटी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रिक है जिससे हम ईज़िली याद कर सकते हैं हर लेटर के कोरिस्पॉन्डिंग उनकी प्लेस वैल्यूज़ को। एंड ये जो चीज़ है ये ऑलमोस्ट हर टॉपिक में आपके लिए बेनिफिशियल होगी, बिकॉज येस आपको हर लेटर के कोरिस्पॉन्डिंग उनकी प्लेस वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो अब ए टू जेड मतलब ए बी सी एंड सो ऑन टिल एक्स वाई एंड जेड, ये तो हो गया फॉरवर्ड सीक्वेंस। आज हम बात कर रहे हैं नंबर कोडिंग डी कोडिंग इन बैकवर्ड सीक्वेंस। बैकवर्ड सीक्वेंस का मतलब ये है कि अगर ए को कोरिस्पॉन्ड करता है 1, बी को कोरिस्पॉन्ड करता है 2, सी को कोरिस्पॉन्ड करता है 3 एंड सो ऑन। हमें पता है कि लास्ट जो है वो लेटर है जेड, और जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26, वाई की प्लेस वैल्यू होती है 25, एक्स की होती है 24, और ऐसे ही हमें हर लेटर की प्लेस वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब बैकवर्ड सीक्वेंस है कि अब होएगा Z, Y, X एंड सो ऑन टिल C, B, A। तो अब क्या होगा कि Z की प्लेस वैल्यू 1 हो जाएगी, Y की प्लेस वैल्यू 2, X की 3, और ऐसे ही C की 24 हो जाएगी, B की 25 हो जाएगी और A की 26। तो इसको हमने बैकवर्ड कर लिया। बैकवर्ड सीक्वेंस मतलब अब हम बोलेंगे Z, Y, X, W, V, U सो ऑन टिल C, B, A। तो रिवर्स हो गया अब हमारी सीक्वेंस, और यही है बैकवर्ड सीक्वेंस। बैकवर्ड सीक्वेंस एक तो रिवर्स हो गई है आपकी ये लेटर्स, और उसके साथ साथ पहले A की वैल्यू 1 थी और Z की वैल्यू 26 थी, अब ये भी रिवर्स हो गया। अब A की वैल्यू 26 है और Z की वैल्यू 1, और ऐसे ही आगे सारे लेटर्स भी इंटरचेंज कर देंगे। तो इससे हमें ये पता लगता है कि A और Z आपस में कोई ना कोई रिलेशन की वजह से एक पेयर फॉर्म कर रहे हैं, और वो रिलेशन ये है कि अगर हम फॉरवर्ड सीक्वेंस से देखें तो A की वैल्यू 1 है, और अगर हम बैकवर्ड सीक्वेंस से देखें तो Z की वैल्यू 1 है। सिमिलरली B और Y भी है, एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। B Y कैसे रिलेट करते हैं कि अगर फॉरवर्ड सीक्वेंस से देखा जाए तो B की वैल्यू 2 है, और अगर हम रिवर्स सीक्वेंस से देखते हैं तो Y की वैल्यू 2 है। इधर B 2 है और इधर Y 2 है। ऐसे ही CX रिलेट करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर पेयर फॉर्म होते हैं AZ, BY, CX, DW, FU, GT, HS। तो आप देखेंगे तो A, B, C, D, E और V, F, G, H, I के साथ कोरिस्पॉन्ड करेगा R। तो ये भी आपको पता होने चाहिए कि कौन से लेटर्स जो हैं वो किस लेटर के साथ रिलेशनशिप फॉर्म कर रहे हैं। ये थी एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन। अब बैकवर्ड सीरीज में आपके पास प्रोवाइडेड होंगे कुछ लेटर्स, उन लेटर्स के कोरिस्पॉन्डिंग होंगे उनके कुछ नंबर्स। आपने वैसे ही रिलेशनशिप फाइंड करनी है लेटर्स और नंबर्स के बीच में, और फिर आपके पास कुछ ऐसे वर्ड्स गिवन होंगे जिनके आपको कोड्स फाइंड आउट करने होंगे। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चन से हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है इफ बैग इज इक्वल टू 71 देन वाइस इज इक्वल टू व्हाट।
तो बैक का बोला गया है कोड है 71, ऐसे ही हमें वाइस का कोड फाइंड आउट करना है। वाइस के कोड को फाइंड आउट करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि बैक के कोरिस्पॉन्डिंग 71 कैसे आया। हमें पता है कि B की प्लेस वैल्यू 2 होती है, A की प्लेस वैल्यू 1 होती है और G की प्लेस वैल्यू 7 होती है। तो 7 + 3 = 10, लेकिन यहाँ पर तो 71 आ रहा है आंसर, तो वो कैसे आ रहा है हमें ये फाइंड आउट करना है। अब ये है फॉरवर्ड सीक्वेंस। रिवर्स सीक्वेंस से अगर आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यूज़, तो उसके लिए भी आपको फॉरवर्ड सीक्वेंस में प्लेस वैल्यूज़ पता होनी चाहिए क्या है। और अगर फॉरवर्ड सीक्वेंस की प्लेस वैल्यू पता है तो उसका ये रूल है 27 माइनस वैल्यू फ्रॉम फॉरवर्ड सीक्वेंस। तो 27 - 2 करेंगे तो 25, तो हमें पता है कि B की वैल्यू रिवर्स सीक्वेंस में है 25, तो हम यहाँ पर 25 देखते हैं। अब A की वैल्यू 1 है तो 27 - 1 करेंगे तो 26 आ जाएगा, ऐसे ही A की वैल्यू यहाँ पर 26 हो जाएगी। और यहाँ पर G की वैल्यू 7 है तो 27 - 7 करेंगे तो G की वैल्यू 20 आ जाएगी। और अगर आपको पता है कि वर्ड्स किसको कोरिस्पॉन्ड करते हैं तो ये ट्रिक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको पता है कि B को कोरिस्पॉन्ड करता है Y, तो Y की वैल्यू 25 है फॉरवर्ड सीक्वेंस में, वही B की वैल्यू होगी। अगर आपको पता है कि A Z को कोरिस्पॉन्ड करता है तो Z की वैल्यू 26 है तो A की वैल्यू भी 26 होगी। और अगर आपको पता है कि G को कोरिस्पॉन्ड करता है T और T की वैल्यू फॉरवर्ड सीक्वेंस में 20 है तो G की वैल्यू ऑटोमेटिकली 20 होगी। तो हमें इन रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली ही वैल्यूज़ को असाइन कर देंगे। बट येस ऑफकोर्स आपको ज़रूरत है ये पता होने की, तो आप ये ज़रूर याद रखिए कि कौन से पेयर्स बन रहे हैं। उन पेयर्स को अगर आप याद करेंगे तो बहुत आपके लिए इजी हो जाएंगे ये क्वेश्चंस डिराइव करने। अब अगर हम यहाँ पर टोटल करते हैं तो 5 + 6 = 11, 2 2 = 4, 4 + 2 = 6 and 1 7, तो आंसर 71 आ रहा है। तो इतना पता लग गया कि अब हमें फॉरवर्ड सीक्वेंस से नहीं रिवर्स सीक्वेंस से पता लगानी है हर लेटर की प्लेस वैल्यू। वही हम अप्लाई करेंगे वाइस के ऊपर। जब हम वाइस के ऊपर ये अप्लाई करेंगे तो अब रूल्स को छोड़ो, अब हम ये वीडियो से ही ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि हर लेटर के कोरिस्पॉन्डिंग क्या उसकी वैल्यू है। रिमेंबर V को कोरिस्पॉन्ड करता है E, और जो E की वैल्यू फॉरवर्ड सीक्वेंस में होएगी वही V की वैल्यू होएगी। E की वैल्यू है 5, इसलिए V की वैल्यू भी 5 ही होगी। अगर हम यहाँ पर करें 27 माइनस V की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 22 होती है, तो 27 - 22 = 5, वही हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है। I को कोरिस्पॉन्ड करता है R की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए होती है 18, वही I की वैल्यू होगी रिवर्स सीक्वेंस में। C को कोरिस्पॉन्ड करता है X की अगर आपको वैल्यू पता है कि 24 है तो आपको इतना भी पता लग जाएगा कि C की वैल्यू भी रिवर्स सीक्वेंस में 24 ही होगी। और E को कोरिस्पॉन्ड करता है V। अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि V की वैल्यू है 22, तो यहाँ पर 22 हम इजीली। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टोटल फाइंड आउट करना है। जो भी टोटल होगा वही वाइस का कोड होगा। टोटल फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं 8 + 4 = 12, 12 + 2 = 14 and 14 + 5 = 19, 2 4 6 69 आ गया आंसर। तो वाइस का कोड है 69 एंड दैट इज आवर आंसर। इस तरह से हम इजीली क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। बट येस, बहुत ज़रूरी है कि फॉरवर्ड सीक्वेंस में आपको प्लेस वैल्यूज़ पता हो और आपको ये पेयर के बारे में भी पता हो कि कौन सा लेटर किस लेटर के साथ एक पेयर फॉर्म करता है और किस पैटर्न के बेसिस पे वो पेयर फॉर्म हो रहा है। तो आइए अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे हमें ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए अब हम बैकवर्ड सीक्वेंस में एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है दैट इफ ग्रेट इज कोडेड एज 29, 22, 26 एंड 7 देन फाइंड द कोड फॉर मेट। हम पहले ये चेक करेंगे कि कितने लेटर्स है यहाँ पर 1 2 3 4 5
5 लेटर्स है और 5 लेटर्स के कोरिस्पॉन्डिंग देयर आर 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, मतलब हर लेटर को एक नंबर कोरिस्पॉन्ड करेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ग्रेट, जहाँ पर G के कोरिस्पॉन्डिंग है 20, R के कोरिस्पॉन्डिंग है 9, E के कोरिस्पॉन्डिंग है 22, A को कोरिस्पॉन्ड करेगा 26 और G को कोरिस्पॉन्ड करेगा 7। ये लॉजिक अगर हमने फाइंड कर दिया तो हम मेट का कोड इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। मैंने आपको बताया है कि G को अगर हम देखें तो G की फॉरवर्ड सीक्वेंस में कोड होती है 7, राइट। लेकिन G का पेयर बनता है T के साथ, G का पेयर बनता है T के साथ और हमें पता है कि T की प्लेस वैल्यू फॉरवर्ड सीक्वेंस में 20 होती है। ऐसे ही R का पेयर बनता है I के साथ और I की प्लेस वैल्यू 9 होती है फॉरवर्ड सीक्वेंस में। E को कोरिस्पॉन्ड करता है V और V का कोड होता है फॉरवर्ड सीक्वेंस में 22। A को कोरिस्पॉन्ड करता है Z और फॉरवर्ड सीक्वेंस में Z का कोड है 26 और T को कोरिस्पॉन्ड करता है G और फॉरवर्ड सीक्वेंस में G का कोड होता है 7। तो इतना तो हमें पता लग गया कि ये उनकी रिवर्स वैल्यूज है, राइट। तो ऐसे ही हमें M की A, T और E की भी रिवर्स वैल्यूज फाइंड करनी है और रिवर्स वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको पेयर का पता होना ज़रूरी है। M का पेयर होता है N और फॉरवर्ड सीक्वेंस में N की वैल्यू होती है 14। सिमिलरली A का पेयर अभी हमने डिस्कस किया Z, तो Z की प्लेस वैल्यू होती है 26। T को कोरिस्पॉन्ड करता है G और G की वैल्यू होती है 7 और E को कोरिस्पॉन्ड करता है V और V की वैल्यू होती है 22। तो यही आ गया हमारा आंसर। बट यस, पेयर पता होने चाहिए। पेयर पता होने के लिए मैंने आपको वीडियो में ये भी समझाया था कि एक पर्टिकुलर स्टोरी फॉर्म हो जाती है। वो स्टोरी अब हम डिस्कस करते हैं। वो ये है कि अजीज एक बॉय था, उसने ईवा परफ्यूम लेके ड्यू खरीदी और साथ साथ में उसने क्रैक्स भी लिए ताकि वो फन कर सके। और फन करने के लिए वो गया GT रोड पे, जहाँ पर एक था हाई स्कूल। उसने हाई स्कूल से अपने फ्रेंड को पिक किया और फ्रेंड को पिक करके वो चला गया इंडियन रेलवेज की तरफ। इंडियन रेलवेज के लेकर वो एक मूवी देखने गया और उस मूवी का नाम था जंगल क्वीन। जंगल क्वीन उसे पसंद नहीं आई, इसलिए उसने नेक्स्ट मूवी सोची कि वो पीके देख ले। तो पीके को अगर हम रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा KP, राइट। लेकिन जब उसने पीके देखी तो वहाँ पर बहुत रात हो चुकी थी और फिर जब उसने ऊपर स्काई की तरफ देखा तो मून निकल चुका था। तो मून आ गया और मून को देख के उसे अपना लव याद आ गया। तो अब हम बोलेंगे LO। इस तरह से एक स्टोरी बनती है। इस स्टोरी को अगर आप याद कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हर लेटर के कोरिस्पॉन्डिंग, या आप ऐसे ही याद कर लो कि HS का मतलब है हाई स्कूल, IR स्टैंड्स फॉर इंडियन रेलवेज, JQ स्टैंड्स फॉर जंगल क्वीन, MN स्टैंड्स फॉर मून, LO स्टैंड्स फॉर लव। कुछ भी आप अपने आप से भी बना सकते हैं। ये एक स्टोरी मैंने आपको बताई है जिसकी हेल्प से आप इजीली लेटर्स के कोरिस्पॉन्डिंग जो भी उनका पेयर है उनको याद कर सकते हैं एंड दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू। देखो, हमें कोई रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस एक कोरिस्पॉन्डिंग उनका जो पेयर है वो हमने फाइंड आउट कर लिया और उसकी फॉरवर्ड सीक्वेंस में जो भी वैल्यू है उसे फाइंड करके हम इजीली आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे भी गए हैं एग्जाम में। एंड register@abhyasonline.in ताकि आप सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कर सकें वहाँ से, so that you can excel in reasoning and score good marks. Until then, keep learning and keep practicing.